हाफ ब्लड प्रिंस। अध्याय 15। अटूट कसम। एक बार फिर खिड़कियों पर बर्फ घुमड़ रही थी। क्रिसमस तेजी से करीब आ रहा था। हैग्रिड अकेले ही बड़े हॉल के लिए 12 क्रिसमस ट्री ला चुका था। शूलपरनी और रंगीन पन्नियों के हार सीढ़ियों के हत्थों पर लग चुके थे। हैरी के पास से गुजरते समय बहुत सी लड़कियां मिसलटों के गुच्छों के नीचे खड़ी हो जाती, जिस वजह से गलियारों में रास्ता रुक जाता। बहरहाल रातों को अक्सर घूमते रहने के कारण हैरी को महल के खुफिया रास्तों का अच्छा ज्ञान था और वो आसानी से उन रास्तों से क्लास में पहुंच जाता जहां मिसलटो नहीं लगे थे। लड़कियों के बीच हैरी की इतनी लोकप्रियता से रॉन को ईर्ष्या हो सकती थी, लेकिन अब वो इसके बारे में हंसता था। हालांकि हैरी को पिछले कुछ सप्ताहों में मूडी आक्रामक रॉन के बजाय ये हंसने वाला रॉन ज्यादा पसंद था। लेकिन रॉन के इस सुधार की बहुत बड़ी कीमत थी। पहली बात तो ये थी कि हैरी को लेवेंडर ब्राउन को लगातार झेलना पड़ता था। लेवेंडर को ऐसा लगता था वो जिस पल रॉन को चूमती नहीं है वो पल बेकार है। दूसरी बात यह थी कि हैरी के दो सबसे अच्छे दोस्त आपस में बात नहीं कर रहे थे। रॉन के हाथों पर अब भी हरमाइनी के पक्षियों के हमले के निशान और खरोंचे थी। उसका अंदाज अब रक्षात्मक और आक्रोश भरा था। उसने क्रम को चूमा है। अब उसे पता चल गया है कि कोई मुझे भी चूमना चाहता है। देखो, यह आज़ाद देश है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस पुस्तक को पढ़ने का नाटक करता रहा जो अगली सुबह सम्मोहन की क्लास से पहले पूरी पढ़नी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था सार तत्व एक खोज। मैंने हरमाइनी से कभी किसी चीज का वादा नहीं किया है। हैरी ने सार तत्व एक खोज का पन्ना पलटा। वो जानता था रॉन उसे देख रहा है। रॉन की आवाज धीमी होकर बुदबुदाहट में बदल गई और आग की लकड़ियों के जोर से चटकने के कारण ही सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन हैरी को क्रम और शिकायत नहीं कर सकती जैसे शब्द सुनाई दे गए। हरमाइनी का टाइम टेबल इतना भरा हुआ था कि हैरी को सिर्फ शाम को ही उससे ठीक से बात करने का मौका मिल पाता था। गरुड़द्वार हॉल में रॉन के रहते समय हरमाइनी वहां बैठने से इनकार कर देती, इसलिए हैरी को आमतौर पर उसके साथ लाइब्रेरी में बैठना पड़ता, जिसका मतलब था उन्हें फुसफुसा कर बातचीत करनी पड़ेगी। वो जिससे चाहे उसे चूमने के लिए आज़ाद है, मुझे परवाह नहीं है। हरमाइनी ने अपनी कलम उठाई और आई पर इतनी जोर से बिंदु लगाए कि चर्मपत्र में छेद हो गए। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे लग रहा था कि चुप रहने के कारण कहीं उसकी बोलने की आदत छूट न जाए। वो उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक के ऊपर झुका हुआ था। शाश्वत अमृत के बारे में नोट्स लिखता रहा। हालांकि वो बीच बीच में लाइबेशियस बोराज की कही बातों के अलावा प्रिंस के उपयोगी सुझावों को देखने के लिए रुकता रहा। हरमाइनी ने कुछ पल बाद कहा, और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। हैरी ने पौन घंटे की खामोशी के बाद हल्की सी भर्राई फुसफुसाहट में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मैं ये पुस्तक नहीं लौटाऊंगा। मैंने हाफ ब्लड प्रिंस से जितना सीखा है उतना स्नैप या स्लग हॉर्न से नहीं। मैं तुम्हारे उस मूर्ख प्रिंस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, दूसरी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आने से ठीक पहले लड़कियों के बाथरूम में गई थी। वहाँ लगभग 1 दर्जन लड़कियां थीं, जिनमें रोमिल्डा वेन भी थी। वो ये फैसला करने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें प्रेम काढ़ा कैसे पिलाया जाए। तो तुमने उन्हें जब्त क्यों नहीं किया? हैरी ने पूछा। उसे ये बात असाधारण लगी कि नियमों का सख्ती से पालन करने वाली हरमाइनी ने इतने महत्वपूर्ण मौके पर यह आदत क्यों छोड़ दी। वो बाथरूम में काढ़े लेकर नहीं आई थी, हरमाइनी ने हकारत से कहा। वो तो बस योजना बना रही थी। तुम कहो तो मैं किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए आमंत्रित कर लूं। इससे बाकी लड़कियां ये सोचना बंद कर देंगी कि उनके पास मौका है, पार्टी कल रात को ही है। वो उतावली हो रही हैं। ऐसी कोई नहीं है जिसे मैं आमंत्रित करना चाहूं। हैरी बुदबुदाया, जो जिनी के बारे में नहीं सोचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इन दिनों वो उसके सपनों में आती थी। उसे इस बात की खुशी थी कि रॉन गुप्त घुसपैठ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अच्छा, तो कुछ पीते समय सावधान रहना, क्योंकि रोमिल्डा वेन के इरादे बुलंद लगते हैं, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। उसने उस लंबे चर्मपत्र को लपेटा जिस पर वो अंकों का जादुई महत्व का निबंध लिख रही थी। 1 मिनट ठहरो, मैंने सोचा था कि फिल्च ने वीजली जादूगरी दुकान की हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसने धीरे से कहा। किसे परवाह है फिल्च ने किस किस चीज पर प्रतिबंध लगाया है?
हरमाइनी ने कहा, लेकिन मुझे लगता है सभी उल्लुओं की जांच हो रही होगी, फिर ये लड़कियां स्कूल में प्रेम काढ़े मंगवाने में कैसे कामयाब हो गईं? फ्रेड और जॉर्ज ने उन्हें खांसी के काढ़ों और सेंट के रूप में छिपा कर भेजा है। ये उनकी उल्लू आदेश सेवा का हिस्सा है। तुम इस बारे में बहुत जानती हो। हरमाइनी ने हैरी को उतनी ही बुरी तरह से देखा जितनी बुरी तरह से थोड़ी देर पहले उसने उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक को देखा था। ये सब उन बोतलों के पीछे लिखा है जो गर्मियों में उसने मुझे और जीनी को दिखाई थी। उसने ठंडेपन से कहा, मैं लोगों के ड्रिंक में काढ़े नहीं डालती हूँ या डालने का नाटक भी नहीं करती हूँ, जो उतना ही बुरा है। उसे छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि फिल्च मूर्ख बन गया। ये लड़कियां स्कूल में कोई चीज दूसरी चीज की तरह छिप कर मंगा रही हैं, तो मेलफॉय हार को स्कूल में क्यों नहीं ला सकता? ओह हैरी, दोबारा वही बात शुरू मत करो, बताओ तो सही, ऐसा क्यों हो सकता है? देखो, खुफिया संवेदन सूचक मंत्र अभिशापों और छिपे सम्मोहनों को पकड़ लेते हैं। वो गुप्त जादू और गुप्त वस्तुओं को खोजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो किसी सशक्त शाप को कुछ सेकंड में पकड़ लेते हैं, जैसा उस हार पर था। लेकिन वो गलत बोतल में रखी गलत चीज को नहीं पकड़ पाते। और वैसे भी प्रेम काढ़े ना तो शैतानी है ना ही खतरनाक। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। हैरी रोमिल्डा वैन के बारे में सोचते हुए बुदबुदाया, तो ये पहचानना फिल्च का काम है कि जो काढ़ा भेजा गया है वो खांसी का है या नहीं। वो जादूगर नहीं है, इसलिए मुझे शक है वो काढ़ों को पहचान सकता है। हरमाइनी रुक गई। हैरी ने एक आवाज सुनी। कोई अंधेरे में डूबे बुक शेल्फों के बीच से उनके पीछे आ रहा था। उन्होंने इंतजार किया। एक पल बाद गिद्ध जैसे चेहरे वाली मैडम पिंस कोने पर प्रकट हो गई। लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी है। तुमने उस पुस्तक में क्यों लिखा, गंदे लड़के? ये लाइब्रेरी की नहीं है, मेरी है, हैरी ने जल्दी से कहा। अपनी उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक टेबल से उठा ली। जब मैडम पिंस ने अपना चील जैसा हाथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ाया, बर्बाद कर दी, खराब कर दी, बिगाड़ दी, वो चिल्लाई। ये तो बस एक पुस्तक है जिसमें कुछ लिखा है। हैरी ने उसे उनकी पकड़ से खींच लिया। मैडम पिंस को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। हरमाइनी ने जल्दी से सामान पैक किया। हैरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वो तुम्हारे लाइब्रेरी में आने पर पाबंदी लगा देंगी। तुम उस मूर्खतापूर्ण पुस्तक को यहाँ क्यों लाए हो? हरमाइनी, इसमें मेरी गलती नहीं है कि वो पागल है। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें फिल्च की बुराई करते सुन लिया? मुझे हमेशा लगता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो दोनों अब सामान्य तरीके से बातें कर सकते थे। इस बात पर खुश होते हुए वो लैंप के रोशन वीरान गलियारों से होकर गरुड़ द्वार के हॉल की तरफ जाने लगे। वो इस बारे में बहस कर रहे थे कि फिल्च और मैडम पिंस गोपनीय रूप से एक दूसरे से प्रेम करते हैं या नहीं। बधाइयाँ, हैरी ने मोटी औरत से कहा, क्योंकि ये क्रिसमस का नया पासवर्ड था। तुम्हें भी, मोटी औरत ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। अंदर जाने के लिए वो आगे की तरफ झूल गई। जैसे ही तस्वीर के छेद के अंदर घुसा, रोमिल्डा वेन बोली, हाय हैरी, जिली वाटर पियोगे? हरमाइनी ने पीछे मुड़कर ऐसे देखा जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? नहीं, तो इन्हें ले लो, रोमिल्डा ने कहा। उसके हाथ में एक बॉक्स दे दिया। चॉकलेट कढ़ाइयाँ, उनमें फायर विस्की है। मेरी दादी ने मुझे भेजी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ओह ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हैरी ने कहा, जो इसके अलावा और कोई जवाब नहीं सोच पाया। वो जल्दी से हरमाइनी के पीछे चल दिया। मैंने तुम्हें बताया था ना, जल्दी ही तुम किसी से बात कर लो ताकि वो तुम्हें अकेला छोड़ दें। लेकिन अचानक उसका चेहरा सपाट हो गया। उसने अभी अभी रॉन और लेवेंडर को देख लिया था। अच्छा, गुड नाइट हैरी, हरमाइनी ने कहा, हालांकि अभी शाम के 7 बजे थे। हैरी इस विचार के साथ सोने चला गया कि उसे बस एक और दिन की क्लासों से जूझना है और स्लग हॉर्न की पार्टी से भी। इसके बाद वो रॉन के साथ उसके घर जा सकेगा। उसे असंभव लग रहा था कि छुट्टियों से पहले रॉन और हरमाइनी की सुलह हो जाएगी। उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उम्मीद अगले दिन रूपांतरण की क्लास में और भी कम हो गई। वो मानवीय रूपांतरण के बहुत ही मुश्किल विषय का अध्ययन कर रहे थे। आईनों के सामने खड़े होकर उन्हें अपनी भौहों का रंग बदलना था। रॉन की पहली कोशिश बहुत बुरी रही। उसने अपने चेहरे पर हैंडल जैसी मूंछ बना दी। हरमाइनी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए हंस दी। रॉन ने उसकी क्रूर लेकिन सटीक नकल की कि प्रोफेसर मैगोनिकल के सवाल पूछने पर हरमाइनी किस तरह सीट से उछलती है। ये बात लेवेंडर और पार्वती को मज़ेदार लगी, जिससे हरमाइनी एक बार फिर आंसुओं के करीब आ गई। घंटी बजते ही क्लासरूम से दौड़कर वो बाहर निकली। अपना आधा सामान पीछे छोड़ गई।
हैरी ने फैसला किया कि इस वक्त हरमाइनी की ज़रूरत रॉन से ज़्यादा है, इसलिए उसने हरमाइनी की छूटी हुई चीज़ें समेटी और उसकी तलाश में चला गया। आखिर हैरी को हरमाइनी नीचे वाली मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम से बाहर आती दिखी। उसके साथ लूना लवगुड थी, जो धीरे धीरे हरमाइनी की पीठ थपथपा रही थी। ओह, हेलो हैरी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी एक भौं चमकीली पीली है? हाय लूना, हरमाइनी तुम अपना सामान छोड़ आई थी। हैरी ने पुस्तकें बढ़ा दी। ओह हाँ, हरमाइनी ने रूंधी आवाज में कहा, अपना सामान ले लिया। धन्यवाद हैरी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। वो जल्दी से चली गई। उसने हैरी को राहत का शब्द कहने का मौका नहीं दिया। वो थोड़ी परेशान है। मुझे तो लगा था कि अंदर मायूस मीना है, लेकिन बाद में हरमाइनी निकली। उसने रॉन वीजली के बारे में कुछ कहा था। लूना ने हैरी को बताया। हाँ, उनमें झगड़ा हो गया है। वो कई बार बड़ी अजीब बातें कह देता है। लूना ने कहा, जब वो गलियारों में साथ साथ चलने लगे। मैंने पिछले साल देखा था, वो कई बार थोड़ा बेरहम हो जाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लूना हमेशा की तरह आज भी अजीब सच्चाई बोल रही थी। वो आज तक ऐसी किसी लड़की से नहीं मिला था। तो तुम्हारा टर्म अच्छा रहा? ओह, ठीक ही रहा। डीए के बिना थोड़ा सूनापन लगता है। हालांकि जीनी अच्छी है। उसने कुछ समय पहले रूपांतरण की क्लास में 2 लड़कों को मुझे पागल कहने से रोक दिया था। क्या तुम आज रात को स्लगहॉर्न की पार्टी में मेरे साथ चलोगी? हैरी के मुंह से ये शब्द बरबस निकल गए थे। उसने इन शब्दों को इस तरह सुना जैसे उन्हें किसी अजनबी ने बोला हो। स्लगहॉर्न की पार्टी में? तुम्हारे साथ? हाँ, हमें मेहमानों को लाने की इजाज़त है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम, मेरा मतलब है सिर्फ दोस्तों की तरह, लेकिन अगर तुम नहीं चलना चाहो तो। उसे आधी उम्मीद थी कि वो मना कर देगी। ओह नहीं, मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तरह चलना पसंद करूंगी। लूना इस तरह मुस्कुराई जिस तरह वो आज तक कभी नहीं मुस्कुराई थी। किसी ने मुझे पार्टी में दोस्त की तरह चलने को कभी नहीं कहा है। क्या इसीलिए तुमने अपनी भौं पर रंग लगाया है पार्टी के लिए? क्या मैं भी अपनी भौं रंग लूं? नहीं, ये एक गलती थी। मैं इसे हरमाइनी से ठीक करवा लूंगा। तो मैं 8 बजे प्रवेश हॉल में तुमसे मिलता हूँ। उन्हें किसी के ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो दोनों उछल पड़े। उनमें से किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन वो अभी अभी पीप्स के नीचे से गुजरे थे, जो एक फानूस से उल्टा लटक रहा था। पॉटी लूनी के साथ पार्टी में जा रहा है। पॉटी लूनी से प्यार करता है। पॉटर लूलू लूनी से प्यार करता है। पीप्स तेजी से खिलखिलाता हुआ चिल्लाता हुआ चल पड़ा। इन चीज़ों को गोपनीय रखना अच्छा लगता है, हैरी ने कहा, और निश्चित रूप से कुछ ही समय में पूरे स्कूल को पता चल गया। हैरी पॉटर पागल लवगुड को स्लगहॉर्न की पार्टी में ले जा रहा है। तुम किसी को भी ले जा सकते थे, रॉन ने डिनर के वक्त हैरानी से कहा। किसी को भी, लेकिन तुमने पागल लवगुड को चुना। उसे इस नाम से मत पुकारो रॉन, जिनी ने सख्ती से कहा, और दोस्तों के पास जाते समय हैरी के पीछे ठहर गई। हैरी, मुझे बहुत खुशी है तुम उसे ले जा रहे हो। वो सचमुच बहुत रोमांचित है। फिर वो डीन के साथ बैठने के लिए टेबल पर आगे चली गई। हैरी ने इस बात पर खुश होने की कोशिश की कि लूना को पार्टी में ले जाने से जिनी खुश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। टेबल पर काफी दूर हरमाइनी अकेली बैठी थी, अपने सूप से खेल रही थी। हैरी ने देखा रॉन उसकी तरफ चुपके से देख रहा है। तुम माफी मांग सकते हो, हैरी ने साफ साफ शब्दों में सुझाव दिया। और अगर उसने पक्षियों से एक बार फिर हमला करवा दिया तो क्या होगा? तुमने उसकी नकल क्यों की थी? वो मेरी मूंछ पर हंसी थी। मैं भी तो हंसा था। मैंने आज तक इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण चीज नहीं देखी थी। लेकिन ऐसा लगा रॉन ने कुछ नहीं सुना। लेवेंडर उसी समय पार्वती के साथ आ गई। हैरी और रॉन के बीच में ठंसते हुए लेवेंडर ने अपनी बाहें रॉन के गले में डाल दी। हाय हैरी, पार्वती ने कहा, जो उसी तरह थोड़ी शर्मिंदा और अपनी सहेली के व्यवहार से ऊबी हुई लग रही थी। हाय हैरी। हाय, हैरी ने कहा। तुम कैसी हो? हॉगवर्ट्स में रुक रही हो? मैंने सुना तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहते थे। मैंने कुछ समय यहाँ रहने के लिए उन्हें मना लिया है। केटी वाली घटना के बाद वो डर गए थे, लेकिन चूंकि उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। ओह हाय हरमाइनी, पार्वती खुलकर मुस्कुरा रही थी। हैरी जानता था वो रूपांतरण की क्लास में हरमाइनी पर हंसने के कारण अपराधी महसूस कर रही होगी। उसने मुड़कर देखा, हरमाइनी भी पलटकर मुस्कुरा रही थी। हाय पार्वती, हरमाइनी ने कहा, और रॉन और लेवेंडर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम आज रात को स्लगहॉर्न की पार्टी में जा रही हो?
आमंत्रण नहीं मिला, पार्वती ने उदासी से कहा। वैसे मैं जाना चाहती थी। तुम भी जा रही हो, है ना? हाँ, मैं 8 बजे कॉर्मैक से मिल रही हूँ, हम दोनों। इस तरह की आवाज हुई जैसे किसी स्टॉपर को किसी बंद सिंक से निकाल दिया गया हो। रॉन प्रकट हो गया। हरमाइनी ने इस तरह जताया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। हम दोनों पार्टी में एक साथ जा रहे हैं। कॉर्मैक? पार्वती ने कहा। तुम्हारा मतलब है कॉर्मैक मैकलेगन? सही है, हरमाइनी ने मीठे अंदाज में कहा। तो क्या तुम उसके साथ घूम रही हो? पार्वती ने आंखें फाड़कर पूछा। ओह हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम? हरमाइनी ने कहा और खिलखिलाने लगी। नहीं, पार्वती ने कहा, जो इस सनसनीखेज खबर से हैरान थी। क्या तुम क्विडिच खिलाड़ियों को पसंद करती हो? पहले क्रम, फिर मैकलेगन। मैं सचमुच अच्छे क्विडिच खिलाड़ियों को पसंद करती हूँ। अच्छा, तो मिलते हैं, जाकर पार्टी के लिए तैयार होना है। वो चली गई। लेवेंडर और पार्वती तत्काल अपने सिर सटाकर इस नई खबर पर बातचीत करने लगी। रॉन का चेहरा अजीब ढंग से सपाट दिख रहा था। वो कुछ नहीं बोला। हैरी खामोशी से सोचता रहा, लड़कियां भी प्रतिशोध लेने के लिए कहां तक गिर सकती हैं। रात 8 बजे वो प्रवेश हॉल में पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत सारी लड़कियां मंडरा रही हैं। जब वो लूना की तरफ बढ़ा तो वो सभी उससे गुस्से से घूरने लगीं। लूना चांदी जैसे रंग के दुशाले पहने थी। देखने वाले हंस रहे थे, लेकिन वो अच्छी दिख रही थी। हैरी को खुशी थी। उसने अपने गाजर वाले ईयर रिंग, बटर बियर कॉर्क के हार और भूत चश्मे नहीं पहने थे। हाय, तो चले? ओह हाँ, लूना ने खुशी से कहा। पार्टी कहाँ है? स्लग हॉर्न के ऑफिस में। फिर वो लोगों के घूरने और बुदबुदाने से उसे दूर ले जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। क्या तुमने सुना है एक खूनी पिशाच भी आने वाला है? रूफस स्क्रिमग्योर? लूना ने पूछा। हाँ, वो खूनी पिशाच है। जब स्क्रिमग्योर कॉर्नेलियस फज की जगह जादू मंत्री बने थे, तभी डैडी ने इसके बारे में एक बहुत लंबा लेख लिखा था, लेकिन मंत्रालय के एक व्यक्ति ने उन्हें उसे ना छापने पर मजबूर कर दिया। हैरी को ये संभव नहीं लगा। बहरहाल वो ये जानता था लूना अपने पिता के अजीबो गरीब विचार को इस तरह दोहराती थी मानो वो सच हो। उसने जवाब नहीं दिया। दोनों स्लग हॉर्न के ऑफिस के पास पहुंच गए। क्या पता ये सचमुच ऐसा था या स्लग हॉर्न ने इसे जादू से बड़ा कर दिया है। स्लग हॉर्न का ऑफिस बाकी टीचर्स के ऑफिसों से ज्यादा बड़ा दिख रहा था। कमरे में भीड़ थी और एक सजे हुए सुनहरे लैंप में लाल रोशनी जल रही थी। जो छत के बीच लटका हुआ था उसमें असली परियां मंडरा रही थीं। कुछ बड़े जादूगर बातचीत करने के साथ साथ पाइप का धुआं उड़ा रहे थे। कुछ घरेलू जिन्न घुटनों के जंगल के बीच से चिचियाते हुए जगह बना रहे थे। वे भोजन भरी चांदी की भारी प्लेटों के बोझ से दबे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जिसे प्लेट अपने आप हवा में इधर उधर जा रही हों। हैरी और लूना जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसे, स्लग हॉर्न गरजे। हैरी, मेरे बच्चे, अंदर आओ, अंदर आओ। मैं तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने हैरी की बाह को इतनी जोर से पकड़ा जैसे वो उसके साथ अंतर्ध्यान होना चाहते हैं। हैरी ने लूना का हाथ पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ घसीट कर ले गया। हैरी, मैं तुम्हें अपने पुराने विद्यार्थी एल्ड्रेड वार्पल से मिलवाना चाहता हूँ, जिसने ब्लड ब्रदर्स माई लाइफ एमंग्स द वैम्पायर्स लिखी है, और जाहिर है उसके दोस्त सैंग्विनी से भी। वार्पल नामक नाटे और चश्मे वाले जादूगर ने हैरी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसका खूनी पिशाच दोस्त सैंग्विनी लंबा था और उसकी आंखों के नीचे काली झाइयां थी। उसने हैरी की तरफ सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोर हो रहा था। हैरी पॉटर, मुझे खुशी हुई, वार्पल ने हैरी के चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, जैसा मैं प्रोफेसर स्लग हॉर्न से कुछ समय पहले कह रहा था। हैरी पॉटर की वो जीवनी कहाँ है जिसका हम सबको इंतजार है? अच्छा, हैरी ने कहा, उतने ही विनम्र हो जितना हॉरिस ने बताया था। लेकिन गंभीरता से कहूँ तो उसका अंदाज अचानक बिजनेसमैन जैसा हो गया। तुम्हारी जीवनी लिखने में मुझे खुशी होगी। तुम्हारे बारे में लोग जानने को बेताब हैं। अगर तुम मुझे कुछ इंटरव्यू दे दो, बस 4-5 घंटे के, तो हम कुछ ही महीनों में पुस्तक तैयार कर सकते हैं। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हें कम मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ, एक पेस्ट्री लो। वार्पल ने पास से गुजरते हुए घरेलू जिन्न की प्लेट से पेस्ट्री उठाकर सैंग्विनी के हाथ में पकड़ा दी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जरा अंदाजा नहीं है तुम कितने गैलियन कमा सकते हो। आपके प्रस्ताव में मेरी रुचि नहीं है, और माफ कीजिएगा, मुझे अभी अभी मेरी एक दोस्त दिख गई है। उसने लूना को अपने पीछे भीड़ में खींचा।
सचमुच उसी समय उसे वियर्ड सिस्टर्स के 2 सदस्यों के बीच भूरे लंबे बालों का गुच्छा दिख गया। हरमाइनी, हरमाइनी! हैरी, तुम हो? भगवान का शुक्र है। हाय लूना, तुम्हें क्या हुआ? हैरी ने पूछा, क्योंकि हरमाइनी का हुलिया इतना अस्त व्यस्त था जैसे वो लड़ाकू पेड़ से जूझ कर आ रही है। ओह, मैं अभी अभी बची हूँ, मैं अभी अभी कॉर्मेक को छोड़ कर आ रही हूँ, मिस लटो के नीचे। हैरी ने उसकी तरफ सवालिया निगाह से देखा। उसके साथ आने का अच्छा फल मिला, हैरी ने गंभीरता से कहा। मुझे लगा था कि उससे रॉन सबसे ज्यादा चिढ़ेगा, हरमाइनी ने भावहीन तरीके से कहा। मैंने कुछ समय के लिए जकारियस स्मिथ के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुल मिलाकर। तुमने स्मिथ के बारे में सोचा था? हैरी ने हिकारत से कहा। हाँ, मैंने सोचा था और सोच रही हूँ काश मैंने उसे चुना होता। मैकलेगन के सामने तो ग्रॉप बहुत शरीफ है। चलो हम उसे आते देख लेंगे, वो इतना लंबा है। वो तीनों कमरे के दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता बनाने लगे। उन्हें काफी देर बाद एहसास हुआ जहां वो पहुंचना चाहते थे वहां प्रोफेसर ट्रिलोनी अकेली खड़ी थी। हेलो, लूना ने विनम्रता से प्रोफेसर ट्रिलोनी से कहा। गुड इवनिंग बेटा। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने लूना को थोड़ी मुश्किल से देखते हुए कहा। हैरी को एक बार फिर शहरी की खुशबू आई। प्रोफेसर ट्रिलोनी इतनी ज्यादा मदहोश थी कि वो हैरी को पहचान नहीं पाई। उनके द्वारा की जा रही फिरिंज की आवेशपूर्ण आलोचना से बचने के लिए हैरी हरमाइनी के ज्यादा करीब पहुंच गया और बोला, हम बात साफ कर लेते हैं। क्या तुम रॉन को ये बताने की सोच रही हो कि तुमने कीपर के ट्रायल्स में छेड़छाड़ की थी? हरमाइनी ने अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना नीचे गिर सकती हूँ? हरमाइनी, अगर तुम मैकलेगन के साथ आ सकती हो, दोनों में फर्क है। मेरी रॉन को यह बताने की कोई योजना नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास दोबारा चला जाएगा और हम अगला मैच हार जाएंगे। क्विडिच? क्या सभी लड़कों को सिर्फ क्विडिच की परवाह होती है? ओह नहीं, वो आ रहा है। वो इतनी तेजी से गई जैसे अंतर्ध्यान हो गई हो। एक पल को वो वहां थी और अगले ही पल वो 2 हंसती हुई जादूगरनियों के बीच से निकलकर ओझल हो गई। मैकलेगन 1 मिनट बाद भीड़ में से जगह बनाते हुए वहां पहुंच गया। हरमाइनी को देखा? मैकलेगन ने वहां आते हुए कहा। नहीं, हैरी ने कहा और तत्काल लूना से बातचीत करने लगा। हैरी पॉटर, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने गहरी कांपती आवाज में कहा। ओह हेलो, हैरी ने बिना उत्साह के कहा। मेरे प्यारे बच्चे, अफवाहें, लेख, चुनिंदा जादूगर। हैरी, तुमने ज्योतिष क्यों नहीं लिया? ये तुम्हारे लिए बाकी विषयों से महत्वपूर्ण था। ओह सिबिल, हम सभी सोचते हैं हमारा विषय ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक तेज आवाज आई। स्लग हॉर्न प्रोफेसर ट्रिलोनी के दूसरी तरफ प्रकट हो गए। उनके एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में एक बड़ी मिन्स पाई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने काढ़े की क्लास में कभी इतना प्रतिभाशाली विद्यार्थी देखा है। शाग्र बुद्धि अपनी माँ की तरह। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ाया है जिनमें इतनी प्रतिभा है, यहां तक कि सेवरस भी। और हैरी दहशत में आ गया जब स्लग हॉर्न ने बाह फैलाकर स्नैप को रोक लिया। चोरी से जाने का इरादा छोड़ दो और हमारे साथ शामिल हो जाओ सेवरस। मैं अभी हैरी की काढ़ा बनाने की असाधारण प्रतिभा के बारे में बातें कर रहा था। जाहिर है कुछ श्रेय तुम्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी मुड़ी हुई नाक के नीचे से हैरी को देखा। अजीब बात है, मुझे तो कभी नहीं लगा मैं पॉटर को कुछ सिखा पाया हूं। तब तो फिर ये जन्मजात योग्यता है। तुम्हें देखना चाहिए उसने मेरी पहली क्लास में जीवित मृत्यु घूंट काढ़ा कितना अच्छा बनाया था। मुझे लगता है तुमने भी कभी नहीं बनाया होगा सेवरस। सचमुच? स्नैप ने धीरे से कहा। उनकी आंखें हैरी पर टिकी थी। वो एक कतई नहीं चाहता था कि स्नैप काढ़े बनाने की उसकी इस नई प्रतिभा के स्रोत की जांच करें। स्लग हॉर्न ने पूछा, हैरी मुझे बताओ तुमने कौन कौन से विषय लिए हैं? गुप्त कलाओं से रक्षा, सम्मोहन, रूपांतरण, जड़ी बूटी विज्ञान, संक्षेप में ऑरर बनने के लिए आवश्यक सभी विषय। स्नैप ने हल्के व्यंग से कहा। हाँ, मैं ऑरर बनना चाहता हूं, हैरी ने आवेश में कहा। और तुम बहुत महान ऑरर बनोगे, स्लग हॉर्न ने गरजती आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऑरर बनना चाहिए हैरी, लूना ने अप्रत्याशित ढंग से कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। ऑरर्स तो रॉट फैंग षड्यंत्र में शामिल थे। मुझे लगता है हर कोई ये बात जानता होगा। वे तो अंदरूनी तौर पर काले जादू और मसूड़ों की बीमारी का इस्तेमाल करके जादू मंत्रालय को गिराने की कोशिश कर रहे थे।
हैरी की आधी शराब उसके नाक के ऊपर चली गई क्योंकि वो अचानक हंसने लगा। उसे लग रहा था कि सिर्फ इसी बात के लिए लूना को लाना सफल हो गया। उसका चेहरा पीला हो गया, वो खांसने लगा। आर्गस फिल्च ड्रेको मेलफॉय का कान पकड़कर उसे ला रहा था। प्रोफेसर स्लगहॉर्न, फिल्च ने घुरघुराकर कहा। उसके जबड़े कांप रहे थे, उसकी पूली आंखों में शरारत पकड़ने की दीवानगी भरी थी। मैंने इस लड़के को ऊपर गलियारे में मंडराते हुए पाया है। इसका दावा है आपने इसे पार्टी में आने का आमंत्रण दिया है, लेकिन इसे देर हो गई। मेलफॉय ने खुद को फिल्च की पकड़ से छुड़ाया। वो नाराज दिख रहा था। ठीक है, मुझे आमंत्रण नहीं मिला था, मैं बिना बुलाए आने की कोशिश कर रहा था। अब तो खुश? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं तुम्हें बताए देता हूं, तुम मुश्किल में हो। हेडमास्टर ने कहा था बिना इजाजत रात को घूमना सख्त मना है ना? ठीक है आर्गस, ठीक है। स्लगहॉर्न ने हाथ लहराते हुए कहा। क्रिसमस का समय है, पार्टी में आने की इच्छा अपराध नहीं है। इस बार हम सजा के बारे में भूल जाते हैं। तुम रुक सकते हो ड्रेको। फिल्च के चेहरे पर गुस्से और निराशा का भाव आ गया। लेकिन हैरी ने सोचा मेलफॉय भी उतना ही नाखुश क्यों दिख रहा था, और स्नैप मेलफॉय को ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे वो नाराज हों। और क्या ये संभव है थोड़े डरे हुए हों? लेकिन इससे पहले कि हैरी इस बात का विश्लेषण कर पाता, फिल्च मुड़ा और पैर घसीटते और बड़बड़ाते हुए दूर चला गया। मेलफॉय ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए स्लगहॉर्न की उदारता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। स्नेप का चेहरा सपाट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिर मैं तुम्हारे दादाजी को जानता था, वो हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते थे सर। कहते थे उन्होंने जिंदगी में आपसे अच्छा काढ़ा बनाने वाला नहीं देखा। हैरी ने मेलफॉय को घूरा। हैरी को उसकी चापलूसी से कोई उलझन नहीं हुई। वो काफी समय से मेलफॉय को स्नैप की चापलूसी करते देख रहा था। उसे उलझन इस बात से थी, मेलफॉय थोड़ा बीमार लग रहा था। स्नैप ने अचानक कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं ड्रेको। ओह सेवरेस, क्रिसमस है, ज्यादा सख्ती मत करना। स्लगहॉर्न ने हिचकी लेते हुए कहा। मैं उसका हाउस प्रमुख हूं और मैं ही ये फैसला करूंगा कितनी सख्ती करनी है या कितनी नहीं। स्नैप ने कहा। मेरे पीछे आओ ड्रेको। वो चल दिए। स्नैप आगे आगे जा रहे थे और मेलफॉय भुनभुनाता हुआ उनके पीछे। हैरी एक पल खड़ा रहा, फिर बोला, लूना मैं 1 मिनट में आता हूं बाथरूम से। ठीक है, लूना ने कहा। जब वो लपक कर भीड़ के बीच से निकला तो उसने पीछे से सुना लूना प्रोफेसर ट्रिलोनी के साथ रॉड फैंग षड्यंत्र के बारे में बातचीत कर रही थी। पार्टी से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी जेब में रखे अदृश्य चोगे को निकालना और अपने ऊपर डालना आसान समझा, क्योंकि गलियारा बिल्कुल खाली था। मुश्किल तो स्नैप और मेलफॉय को खोजना था। हैरी गलियारे में भागा। उसके कदमों की आवाज संगीत और बातचीत की तेज आवाजों के कारण सुनाई नहीं दे रही थी। हैरी गलियारे में भागते समय हर समय दरवाजे में कान लगाए रहता, लेकिन जब उसने गलियारे के आखिरी क्लासरूम के की होल के पास कान लगाया तो उसे आवाज सुनाई दी। वो रोमांचित हो गया। गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती ड्रेको। अगर तुम्हें निकाल दिया गया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे उम्मीद है तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि एक फूहड़ और मूर्खतापूर्ण कोशिश थी। ऐसा शक है कि इसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है। मुझ पर किसे शक है? मेलफॉय ने गुस्से से पूछा। आखिरी बार कहता हूं, मैंने ये नहीं किया। ठीक है, उस केटी बेल लड़की का जरूर कोई दुश्मन होगा जिसे कोई नहीं जानता। मेरी तरफ इस तरह ना देखें। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हैं, मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मैं आपको रोक सकता हूं। एक पल के लिए खामोशी छाई रही। स्नैप धीरे से बोले, ओह अब समझा। बेलाट्रिक्स तुम्हें गुप्त विद्या सिखा रही है। तुम अपने मास्टर से कौन से विचार छिपाने की कोशिश कर रहे हो ड्रेको? मैं अपने मास्टर से कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस चाहता हूं आप बीच में टांग न अड़ाएं। हैरी ने अपने कान की होल से और सटाए। ऐसा क्या हो गया जो मेलफॉय स्नैप से ऐसे बातें कर रहा है? तो इसलिए तुम इस टर्म में मुझसे नजरें चुरा रहे हो। तुम्हें मेरे हस्तक्षेप का डर है, तो मुझे सजा दे दीजिए। डंबलडोर से मेरी शिकायत कर दीजिए। मेलफॉय ने व्यंग से कहा। स्नैप बोले, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं इन दोनों में से कोई काम नहीं करना चाहता, तो फिर मुझे अपने ऑफिस में बुलाना छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनो, स्नैप ने कहा। उनकी आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि हैरी को अपना कान की होल से बहुत कसकर सटाना पड़ा। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है तुम्हारी रक्षा का। मैंने अटूट कसम खाई है ड्रेको। ऐसा लगता है आपको अपनी कसम तोड़नी होगी, क्योंकि मुझे आपकी रक्षा की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक योजना है और ये कामयाब हो रही है, बस इसमें अनुमान से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। और
तुम्हारी योजना क्या है? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मुझे जितनी मदद चाहिए वो मेरे पास है। मैं अकेला नहीं हूँ। तुम आज रात को निश्चित रूप से अकेले थे, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। तुम गलियारों में बिना पहरेदारों या साथियों के घूम रहे थे। ये मूलभूत गलतियां हैं। मेरे साथ क्रैब और ग्वाइल होते अगर आपने उन्हें सजा न दी होती। अपनी आवाज नीचे रखो, स्नैप ने गुस्से से कहा, क्योंकि रोमांच के कारण मेलफॉय की आवाज ऊंची हो गई थी। अगर तुम्हारे दोस्त क्रैब और ग्वाइल इस बार गुप्त कलाओं से रक्षा में अपने OWL में पास होना चाहते हैं तो उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मेलफॉय ने कहा। गुप्त कलाओं से रक्षा एक मजाक, एक नाटक जैसे हमें जरूरत है। ये एक ऐसा नाटक है जो हमारी सफलता के लिए अनिवार्य है। ड्रैको, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने नाटक करना नहीं सीखा होता तो मैं इन बरसों में कहाँ होता? अब मेरी बात सुनो। आज रात को इस तरह घूमकर और पकड़ में आकर तुमने लापरवाही की है। अगर तुम क्रैब और ग्वाइल जैसे साथियों पर भरोसा कर रहे हो, सिर्फ वही नहीं है, मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं, ज्यादा सक्षम लोग, तो तुम मुझे विश्वास में क्यों नहीं लेते हो, जबकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता? मैं जानता हूं आप करना चाहते हैं, आप मेरी शोहरत छीनना चाहते हैं। खामोशी छा गई। इसने अब ठंडेपन से बोले, तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं समझता हूं तुम पिता के पकड़े जाने से, कैद होने से विचलित हो गए हो। हैरी को बस 1 सेकंड की चेतावनी मिली। उसे दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ मेलफॉय के कदमों की आहट सुनाई दी। वो दरवाजा खुलने से ठीक पहले उछलकर रास्ते से हट गया। हैरी की सांस लेने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं झुका रहा जब स्नैप क्लासरूम से धीरे धीरे बाहर निकले। उनके चेहरे पर सपाट भाव था। वो वापस पार्टी में चले गए। हैरी फर्श पर बना रहा। वो चोगे के नीचे छुपा हुआ था। उसका दिमाग सरपट दौड़ रहा था।